मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीएसपी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर के बारे में हम जहाँ तक जितने टॉपिक पढ़ चुके थे क्लास में, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन और एडिशन के संदर्भ में बात हमने की थी, आज उस परिचर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं हम। सेकंड पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हम आप बात कर रहे थे CF और PI की। CF PI का पार्ट जब भी पढ़ाया जाता है तो ये टोटल कंबाइंड सॉल्यूशन या टोटल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन CS के फॉर्म में जाना जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी इक्वेशन का प्रारूप या किसी इक्वेशन का फॉर्मेट अगर आपको उस क्रम में दिखता है कि CF और PI कब निकालें कब न निकालें, तो आपको बता दूं, अगर कोई इक्वेशन का फॉर्मेट जैसे d² - d एंड +2 = 0 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट आपको डिफाइन करेगा कि इसका CF ही होगा, PI नहीं होगा। RHS पार्ट का अपने आप में 0 होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका PI कभी भी ज्ञात नहीं होगा। बहुत सारे टर्म में या टर्मिनोलॉजी की बात करें मैथमेटिक्स में, तो आपको बता चुका था व्हाट डज इट मीन D का मतलब क्या है, d² का मतलब क्या है, यहाँ सहायक समीकरण कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता है। पूर्व के कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वहाँ पर ऑलरेडी हम ये ज्ञात कर चुके हैं। आज मैं CF और PI के कुछ मेथड पर और चर्चा करूँगा। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ कि CF और PI दोनों ही पार्ट जब अलग अलग रूप से निकाले जाते हैं तो CF का वेटेज पूरे प्रश्न में ये ऑलमोस्ट आपका 20% रहता है, ये CF का वेटेज है, जबकि PI का वेटेज आपका रहता है 80%। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम आगे बढ़ रहे हैं पार्ट में, क्वेश्चन के साथ इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है x + a² d2y अपॉन dx² - 4 x + a dy अपॉन dx + 6y = x। इस क्वेश्चन में बहुत ख़ास बात ये है कि यहाँ पर x + a का जो पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है पहले और दूसरे, ये मैं बहुत पहले डिस्कस कर भी चुका था कि d2y अपॉन dx² के पद के साथ ये इकाई गुणांक होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको मान लिया जाएगा e⁻z। तो ये जैसे x + a को हम मान लें e⁻z, वैसे माना तो ये जाता है कि देखो e⁻z को अगर सीधा मान लेंगे तो उसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ। x का मान लिख पाओगे e⁻z - सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि x के मान को मानने के बाद इसको प्रयुक्त किया जाएगा, जैसा मैं सॉल्यूशन में इसको आगे बता रहा हूँ। देखिए आप d(-1) ये से कैसे लिखा तो मैं आपको बता दूं। d2y अपॉन dx² को व्यक्त करने का ये तरीका है d(-1) माइनस का 4, ये dy अपॉन dx का जो पद है ये लिखा जाएगा केवल और केवल d + 6 इन द ब्रैकेट y = e⁻z - a। यहाँ तक जिस पद को आपने लिखा है, इस पद को और आगे क्लियर करके अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सहायक समीकरण के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो मल्टीप्लाई कर दें तो d² - d - 4d + 6 एंड y that is equal to e⁻z - a। ये हो जाएगा आपका d² - 5d +
6y दैट इज इक्वल टू ई पावर z माइनस। इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ तक सॉल्व हो जाने के बाद आप इसको और अच्छा लिख पाएंगे सहायक समीकरण के रूप में, क्योंकि यहाँ से आगे आप जो निकालने जा रहे हैं वो है आपका CF। तो CF के लिए निकालने की ज़रूरत होती है AE। इसको पुकारा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब हुआ D के जगह पे या D के प्लेस पर आपको पुट करना है M। ये रखा जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। और एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रखें आप तो सीधा निकाल भी सकते हैं m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको और अच्छा आप लिख पाओगे, m का मान आ गया 3 और इस प्रकार से m के दो मान हमने निकाले हैं या दो मान m के प्राप्त हुए हैं, वो है आपके 3 और 2। तो इस आधार पर CF का डिसीजन हम लेंगे। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। m के दो मान हमको मिल गए हैं। इस आधार पर m के मानों को रखा जाएगा CF की वैल्यू के लिए। तो केस नंबर पहला आएगा ये, जब m के मान अलग अलग और वास्तविक हो तब CF निकाला जाएगा आपका C1 e पावर m1x, C2 e पावर m2x। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपने ये मान निकाल दिया है CF का। तो CF का मान निकालने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं हम PI की तरफ। जैसा RHS पार्ट में आपने देखा था, ये आपका था e पावर z माइनस a। तो PI निकालने का क्रम ऐसे रखा जाएगा e पावर z माइनस a डिवाइडेड बाय जो मुख्य समीकरण का मान था उसको लिखा जाएगा। मुख्य क्या था, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। इसको लिखने के बाद आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे। e पावर z डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 माइनस a अपॉन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। दोनों मानों को अलग अलग रखने के बाद में इसको आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। आप देख पाओगे e की पावर z के साथ का गुणांक में लिख रहा हूँ नंबर 1। z के साथ का जो गुणांक है उसको d के प्लेस पर रखा जाए, लेकिन शर्त है इस नीचे का मान 0 नहीं आए। मतलब हुआ d की जगह पे 1 माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 6 माइनस a को मैंने आगे रखा, अगले ब्रैकेट में 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू ई पावर 0 z। ई पावर 0 z इसलिए लिखा क्योंकि e की घात 0 ये हमेशा मान देगा आपका 1। तो इसको आप लिख पाएंगे e पावर z डिवाइडेड बाय, या इसको कैलकुलेट करें 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस का a बचा। e पावर 0 z को लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखना पहले इसलिए पड़ा क्योंकि हमको नीचे के पद का मान चाहिए था। इसको लिख पाएंगे आप d के प्लेस पर 0 0 और ये बचा केवल और केवल 6। तो बहुत सीधा और साफ मान आपको दिखाई दे पड़ रहा है। e पावर z अपॉन नीचे आपका बच रहा है। देखिए अब ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया आपका कि d स्क्वायर माइनस का 5, मतलब यहाँ का माइनस का 5 और ये प्लस का 6। तो अगर ये 0 आ जाता तो हमको ब्रैकेटिंग टर्म में जाना पड़ता, जैसे मैंने आपको पहली मेथड में बताया। यहाँ है नहीं, इसलिए आप क्या लिखोगे 6 और ये हो गया प्लस 1 7 माइनस 5। आप इसको लिख पाओगे इन शॉर्ट, और एक पद कम हो जाएगा, इसको लिख पाओगे 2 7 माइनस 5 2। इसको लिख पाएंगे e की पावर 0 z d के प्लेस पर 0
ये आ जाएगा आपका, जस्ट वेट, ये तो आ गया आपका 2, ये तो आ गया आपका 2 और माइनस ये आ जाएगा a/6। तो ऑलमोस्ट इसको अगर लिखना चाहें आप तो ऐसा लिख पाओगे, e⁻z का मान पहले अपन निकाल चुके हैं, e⁻z का मान क्या था, x + a, तो x + a/2 माइनस a/6। ये आ गया आपका pi का मान। इसको पूर्व के पद में जोड़ दें, जैसे मैं इसको अगर जोड़ के लिखना चाहूँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस इसको हटाया यहाँ से, इसको रखा प्लस, ये होगा c1 e⁻3x + c2 e⁻2x। तो इस तरीके से हमने CF और PI का एक संदर्भ मान निकाला है, एक वैल्यू ऑब्टेन की है। तो आप सभी इसको नोट कर दें बहुत अच्छे से। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 1 + 2x² d2y/dx² - 6, 1 + 2x dy/dx + 16y = 8, 1 + 2x का स्क्वायर। सबको लगभग दिख रहा होगा कि अगर इसको फाइनल या रिजल्टेंट लिखना चाहें अपन तो क्या लिख पाएंगे। तो सॉल्यूशन के क्रम में जैसा सब जानते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ। देखें, 1 + 2x को मान लिया e⁻z, आप इसको लिख पाएंगे z = log of 1 + 2x। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगली कड़ी में आपको काम क्या करना है ये भी ध्यान रखें। समीकरण का परिवर्तित रूप जब लिखने जा रहे हैं आप, तो यहाँ d2y/dx² का जो पद है ये तो नो डाउट आपको देगा d और d - 1, बट यहाँ 1 + 2x को आपने e⁻z माना है, क्योंकि इसके पहले वाले में x का गुणांक जो था उसमें कहीं कोई बदलाव युक्त पद नहीं था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 6, वापस से x का गुणांक 2 है, तो अगले क्रम में dy/dx है तो केवल d है, तो हो जाएगा 2.6 या 6.2 × d हो जाएगा, प्लस 16 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे y। नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, a × e⁻1 + 2x को e⁻z लिखते हैं तो ये हो जाएगा e⁻2z, ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको उसको स्क्वायर करना है तो e⁻2z लिख पाएंगे आराम से। ये हो जाएगा 4d d - 1 - 12 × d + 16 y = 8 × e⁻2z। आगे के क्रम में और ज़्यादा अच्छे से इसको अगर लिखना है तो d का पद आपका ऐसा आ जाएगा, 4 को बाहर दे दिया कॉमन, इसको लिख पाएंगे d - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप लिख पाओगे d² - 4d + 4, इसी पद को हमने लिखा है d - 2 का होल स्क्वायर एंड y = 2e⁻2z।
यहाँ तक का जो क्वेश्चन का पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी आधार पर CF निकाला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम CF की बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे। ये हो जाएगा m-2 का स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज m बराबर हो जाएगा 2 2। m के 2 मान मिले, हमको 2 मूल मिले, m का मान मिला 2 और 2। अब क्योंकि मूल रिपीट आ रहे हैं इसलिए अलग अलग होते तो अपन पहले वाला मेथड करते हैं। अब रिपीट आ रहे हैं तो क्या करेंगे, रिपीट वाला मेथड यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको रिपीट का CF का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। रिपीट के लिए CF बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2x नहीं लिखेंगे इस बार हो जाएगा आपका Z के सापेक्ष, तो C1 प्लस C2Z और e पावर हो जाएगा 2Z। जो मूल आए हैं उसको e पावर 2Z के साथ रखना है। हाँ, अब अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहें तो पहले क्वेश्चन में भी अपन ने चेंज नहीं किया था, ये एक कॉमन प्रोसेस है जो आपको चेंज करना है। C1 प्लस C2 Z की जगह पे लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस 2x, e पावर 2Z को लिख पाओगे ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये तो हो गया CF। अब निकालेंगे हम PI के लिए वही का वही प्रोसेस वापस 2 डॉट e पावर 2Z अपॉन e-2 का स्क्वायर। ऐसा जब भी किया जाएगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा Z के साथ का जो गुणांक है उसको D के स्थान पर रखने पर क्या नीचे 0 आ रहा है, 100% यहाँ पर 0 आएगा तो ये मेथड वैलिड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो नंबर 2 को तो आगे निकाला वही का वही। अब आपका जो चर वेरिएबल है, चर राशि जो Z है, Z को लिखना है लाइक दैट Z, इसका मतलब अधिकतम पावर जो है नीचे, तो ये 2, तो नीचे ऊपर लिखा पावर 2, नीचे लिखोगे फैक्टोरियल 2, जो पावर है उसी का आ जाएगा आपका फैक्टोरियल, और e पावर आ जाएगा 2Z। अगले क्रम में केवल काम बचा है आपका केवल और केवल Z के स्थान पर वापस पुट कर देना वैल्यू जो हमने मानी थी। अच्छा, क्या मानी थी, सबके दिमाग में होगा। Z की वैल्यू हमने क्या डिसाइड की थी, तो Z की वैल्यू डिसाइड की थी 1 प्लस 2x, e पावर Z की वैल्यू 1 प्लस 2x। इसी चीज़ को यहाँ पर वापस रखा जाएगा। टोटल कंबाइंड सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, CF प्लस PI को कैलकुलेट कर देंगे। ये क्योंकि कुछ बच्चों के रिमेनिंग पोर्शन था, बाकी था ये पार्ट आपका, और लास्ट क्लास में अगर नहीं भी आए तो मैंने ये बता दिया आपको। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इसको एक बार वापस से CF PI का कंसेप्ट समझाया जाए आपको, उस कारण से इसको वापस बताना पड़ा है। और हम नेक्स्ट जब भी पढ़ने जा रहे हैं तो एक थोड़ा प्रॉपर लिंक बना के पढ़ेंगे। मतलब आपको ये थोड़ा क्लियर करके बता दूं मैं, फर्स्ट पेपर की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में परमुटेशन का जो पार्ट बचा हुआ यूनिट में, उसको पूरा करने के बाद हम थर्ड पेपर में बढ़ेंगे। तो आज के दिन हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। PSP के डिजिटल बैकग्राउंड तले सभी घर पे इस समय का सदुपयोग करें। वर्तमान में विकट समय का भी सदुपयोग अगर किया जाए तो ये परिणाम, और हम न केवल परिणाम की आशा रखें, सुखद परिणाम की आशा रख सकते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।